दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक साउथ कोरियन सीरीज को जिसका नाम है द साइलेंट सी। एक्सप्लेनेशन काफी लंबी होने वाली है तो आपको काफी मजा आने वाला है। एक्सप्लेनेशन आखिर तक देखना और कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस सीरीज। तो कहानी शुरू होती है और हम एक लैंडिंग मॉड्यूल को देखते हैं जो कि मून पर क्रैश हो चुका है। मॉड्यूल के अंदर कैप्टन सभी चीजों का जायजा ले रहे हैं और पता चलता है कि मॉड्यूल का कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है, जिसकी वजह से अर्थ से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। अभी यहाँ से कहानी कुछ दिन पीछे चली जाती है और हम एक मीडिया रिपोर्ट को देखते हैं जिससे पता चलता है कि पृथ्वी का लगभग आधा पानी सूख चुका है और मीठे पानी की कमी की वजह से फसलें खत्म हो रही हैं और इस कारण से दुनिया भर के लोग मारे जा रहे हैं। खाने और पानी की कमी के चलते पशुपालन को खत्म कर दिया गया है और जो लोग अवैध रूप से जानवरों को पाल रहे हैं उनके घरों पर छापा पड़ रहा है और उनके पालतू जानवरों को पकड़कर मार दिया जा रहा है ताकि खाने और पानी को बचाया जा सके। फिर हम एक भयानक नजारा देखते हैं जिसमें लोग लंबी लंबी लाइन में खड़े हैं और अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो अपने लिए मीठा पानी भर सके। और इस सरकारी फैसिलिटी में जो पानी उन्हें मिल रहा है वो बहुत ही महंगा और लो ग्रेड का है। दरअसल इस दौर में लोगों के काम और उनके स्टेट्स के हिसाब से पानी की क्वालिटी को बांट दिया गया है, जिसके चलते मिडिल क्लास और लोअर क्लास को जो पानी मिल रहा है वो बहुत ही बेकार क्वालिटी का है और उसे पीकर वो लोग बीमार पड़ रहे हैं। इस बात के चलते निचले स्तर के लोग आंदोलन भी कर रहे हैं मगर इन सब का कोई फायदा नहीं हो रहा। अब हम किम नाम के एक ऑफिसर को देखते हैं जो कि डॉक्टर सांग नाम की एक एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि नेक्स्ट मून मिशन के लिए डायरेक्टर चुई ने उनका नाम रिकमेंड किया है, मगर डॉक्टर सांग इस मिशन में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती। और फिर किम कहता है कि आप पहले ये जान लो कि आपको किस मिशन पर भेजा जा रहा है, इसके बाद जाने और न जाने का डिसीजन लेना। अब अगले दिन हम देखते हैं कि डॉक्टर सांग मिशन के बारे में जानने के लिए SSA हेडक्वार्टर मीटिंग में जाती है और वहाँ वो क्रू मेंबर्स कैप्टन हॉन, डॉक्टर हॉन्ग, इवन E2 और हवांग के अलावा 4-5 और लोगों से मिलती है। मीटिंग में टीम को बताया जाता है कि 5 साल पहले मून के बेलहे रिसर्च स्टेशन में जो रेडिएशन लीक हुआ था उसके चलते वहाँ सारे लोग मारे गए थे और अब सरकार उस स्टेशन को बंद करने जा रही है, मगर वहाँ कुछ ऐसा है जो कि बेहद कीमती है और स्टेशन बंद होने से पहले तुम्हें वहाँ जाना है और उसे लेकर आना है। तुम सबका ये मिशन सिर्फ 24 घंटों का होगा जिसमें तुम्हें स्टेशन के स्टोरेज एरिया में जाना है और वहाँ से कुछ सैंपल्स लाने हैं जो कि कैप्सूल में बंद है। अब यहाँ डॉक्टर सांग कहती है कि हमें आपने वो सैंपल तो लाने के लिए कह दिया, मगर ये भी तो बताओ कि उस कैप्सूल में है क्या और हमें उससे कितना खतरा है। फिर डायरेक्टर चुई बात को काटते हुए कहती है कि स्टेशन में हुए हादसे की वजह से हमारे पास सैंपल्स के बारे में ज्यादा कुछ डेटा नहीं है और इसी कारण से हम कुछ और नहीं बता सकते। अब मीटिंग खत्म होने के कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स को मून पर भेजने की तैयारी हो रही है और आखिरी मोमेंट पर रॉकेट के को पायलट को बदलकर ली जीसू को भेज दिया जाता है, जिसके बारे में क्रू मेंबर्स कुछ भी नहीं जानते और उसको पायलट का एटीट्यूड भी बिल्कुल असभ्य होता है, यानी कि बिना तमीज का, जिस कारण कोई उसे पसंद नहीं करता। आगे हम देखते हैं कि रॉकेट लॉन्च होता है और पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर निकल जाता है, मगर जब वो चांद के ऑर्बिट में दाखिल होता है तो रॉकेट के लैंडिंग मॉड्यूल का एक नट निकल जाता है, इसके चलते रॉकेट अस्थिर होने लगता है। फिर कैप्टन डिसीजन लेता है कि लैंडिंग मॉड्यूल को अलग कर दिया जाए वरना सब मारे जाएंगे। लैंडिंग मॉड्यूल को अलग करते हैं, वो बेहद अनियंत्रित तरीके से चांद की सतह पर गिरता है और लैंडिंग साइट से 7.5 किलोमीटर पहले ही एक क्रेटर के पास क्रैश हो जाता है। मॉड्यूल क्रैश होने के बाद सारे लोग उसमें से बाहर निकलते हैं और बेलहे स्टेशन तक जाने के लिए पैदल ही निकल पड़ते हैं क्योंकि अब उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। उन्हें पहले बेलहे स्टेशन जाना होगा और फिर पृथ्वी से संपर्क करके बैकअप टीम को बुलाना होगा। अब जब वो सब स्टेशन की तरफ पैदल जा रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका ऑक्सीजन भी तेजी से खत्म हो रहा है और क्रैश लैंडिंग में मिस्टर हुआंग की पसलियां टूट गई हैं, इसके चलते उनके लंग्स पंक्चर हो गए हैं और साथ ही उनके मुंह से बहुत खून आ रहा है। टीम एक जगह रुककर उन्हें थोड़ा रेस्ट देती है ताकि वो थोड़ी हिम्मत जुटा सके, मगर कोई फायदा नहीं होता और मिस्टर हुआंग वहीं अपना दम तोड़ देते हैं। मगर मरने से पहले मिस्टर हुआंग अपनी टीम को बार बार पानी कहकर कुछ संकेत देना चाहते थे, मगर पंक्चर लंग्स की वजह से वो बोल नहीं पाते। अब उनके मरने के बाद टीम में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो पहले बेलहे स्टेशन पर आ चुका है और फिर वो सब निराश होकर अपना आगे का सफर करते हैं और स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। स्टेशन पहुंचते ही सबसे पहले सारे क्रू मेंबर्स अपने टैंक में ऑक्सीजन भरते हैं और जी भर के सांस लेते हैं। जी भर के सांस लेने के बाद क्रू मेंबर्स सबसे पहले कमांड सेंटर जाने का प्लान बनाते हैं, मगर जब वो गलियारे से कमांड सेंटर की तरफ जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि गलियारे में कुछ लाशें पड़ी हुई हैं जो कि उनके देश के एस्ट्रोनॉट्स की नहीं है। फिर उनकी ड्रेस को देखने पर पता चलता है कि ये RX से है और इनका काम स्पेस में हो रही रिसर्च को लूटना है, मगर यहाँ डॉक्टर हॉन्ग नोटिस करती है कि इस आदमी की मौत डूबने से हुई है। अब क्रू मेंबर कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ तो पानी के नामो निशान भी नहीं दिख रहे। इस पर डॉक्टर हॉन्ग कहती है कि मुझे भी ये समझ नहीं आ रहा कि अगर इसकी मौत रेडिएशन से हुई है तो इसकी मौत
का सिम्टम्स डूबने वाला क्यों लग रहा है, जबकि स्टेशन में तो रेडिएशन फैला था। अब इस मिस्ट्री के साथ क्रू मेंबर आगे बढ़ते हैं और तब सो चैन नोटिस करता है कि रेडिएशन मीटर में रेडिएशन की कोई रीडिंग्स नजर नहीं आ रही हैं। इस पर कैप्टन कहता है कि शायद इस सेक्शन में रेडिएशन लीक ही ना हुआ हो। फिर सो चैन कहता है कि सेक्शन के हिसाब से रेडिएशन लेवल चेंज हो सकता है, मगर बिल्कुल ही रेडिएशन का ना होना ये तो इम्पॉसिबल है। अब ये सब सुनते ही डॉक्टर सांग कहती है कि सरकार ने बेलहे स्टेशन के एक्सीडेंट की जो भी वजह बताई हो, जरूरी नहीं कि वो सच हो। यहाँ जो भी अभी तक हमें मिला है वो सब तो किसी और ही मिस्ट्री की ओर इशारा कर रहा है। फिर डॉक्टर सांग कैप्टन से भी इस बात पर ज्यादा गौर करने को कहती है, मगर कैप्टन कहता है कि अगर जरूरत होगी तो मैं उन बातों पर जरूर गौर करूंगा, मगर फिलहाल यहाँ क्या हुआ ये जानना हमारा मिशन नहीं है। अब इन सब बातों पर विचार करने के बाद वो सब कमांड सेंटर पहुँच जाते हैं और पूरे बेलहे स्टेशन की पावर को ऑन करते हैं। पावर ऑन करने के बाद डॉक्टर सांग देखती है कि कमांड सेंटर में भी रेडिएशन की कोई रीडिंग्स नहीं है और तब डॉक्टर सांग अपना हेलमेट उतार देती है, जिसे देखते ही सब दूर हो जाते हैं। फिर डॉक्टर सांग कहती है कि मुझे तो यहाँ सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, चाहो तो तुम सब भी अपना हेलमेट उतार दो। फिर सभी लोग अपना हेलमेट उतारते हैं और कैप्टन सो चैन को एयर प्यूरिफायर चलाने के लिए कहता है। अब सब कुछ नॉर्मल होने के बाद कैप्टन क्रू मेंबर्स को 3 अलग अलग टीमों में बांटता है और उन सबको स्टेशन के 3 अलग अलग स्टोरेज सेंटर में भेज देता है। कैप्सूल्स को इकट्ठा करने के लिए तीनों टीम अपनी अपनी लोकेशन पर जाती हैं और सभी को रास्ते में बहुत सी लाशें मिलती हैं, जिन्हें देखकर पता चलता है कि ये सभी लोग डूबकर मरे हैं। और यही बात किसी को समझ नहीं आ रही होती कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि स्टेशन पर तो इतना पानी है ही नहीं कि सभी को डुबाया जा सके। फिर हम देखते हैं कि स्टोरेज रूम के रास्ते पर जाते हुए डॉक्टर सांग बार बार स्टेशन की डाटा रूम को भी ढूंढने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो इस बात को जानना चाहती है कि आखिर यहाँ क्या रिसर्च हुई और किस कारण से यहाँ के लोगों की मौत हुई है। तभी को पायलट ली कैप्टन गोंग से कहता है कि सर, पीछे गलियारे में मुझे एक और बायो सिग्नल मिल रहा है, जबकि यहाँ इस सेक्शन में हम 3 ही लोग मौजूद हैं। फिर कैप्टन गोंग बायो सिग्नल चेक करने चला जाता है और ली डॉक्टर सांग से कहता है कि मैं भी आपकी तरह यहाँ हुई मौत की वजहों को जानना चाहता हूँ, तो इसीलिए आप जाकर डेटा रूम को ढूंढो और तब तक मैं कैप्टन गोंग को उलझा कर रखूंगा। अब ली यहाँ जो भी कर रहा है ये सब उसकी चाल है, क्योंकि असल में वो RX से जुड़ा हुआ है जो कि स्पेस रिसर्च को चुराते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी 2 टीम्स को स्टोरेज 1 और 2 में कोई भी सैंपल नहीं मिलता। वहाँ सारे कैप्सूल्स खाली होते हैं और उन्हें देखने से लग रहा है कि या तो उनसे पहले ही RX वाले सैंपल को ले गए हैं और यहाँ स्टेशन पर एक्सीडेंट के दौरान इन सभी रिसर्च को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब हम देखते हैं कि सो चैन को स्टोरेज रूम में डेस्क के नीचे एक कैप्सूल दिखता है और वहाँ पर एक साइंटिस्ट की लाश भी पड़ी हुई है। सो चैन साइंटिस्ट की बॉडी पर हाथ रखकर उस कैप्सूल को खींचने की कोशिश करता है और तभी साइंटिस्ट के मुंह से एक छोटा सा वायरस निकलकर सो चैन की आंख में चला जाता है, जो कि उसे महसूस भी नहीं होता। फिर सो चैन उस कैप्सूल को निकालता है और देखता है कि वो भी खाली है। फिर हम देखते हैं कि बहुत ढूंढने के बाद भी डॉक्टर सांग को डेटा सेंटर कहीं नहीं मिलता और तब वो वापस स्टोरेज रूम की तरफ आने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब से सो चैन की आंख में वो वायरस गया है उसे बहुत पसीना आने लगा है और उसे हर तरफ स्टारफिश दिख रहे हैं और कुछ देर बाद उसकी हालत और भी गंभीर होने लगती है। सीन चेंज होता है और हम डॉक्टर सांग को देखते हैं जो कि वापस स्टोरेज 3 की ओर आ रही है और दूसरी तरफ हम चीफ गोंग को देखते हैं जिसे कोई और जिंदा आदमी नहीं मिलता और तब उन्हें लगता है कि शायद मशीन खराब हो गई है, इसीलिए वो गलत बायो सिग्नल्स दिखा रही है। फिर हम देखते हैं कि जब ली अकेला था तब वो स्टोरेज 3 का दरवाजा खोलकर उसमें कैप्सूल को ढूंढ लेता है और जब डॉक्टर सांग वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि ली कैप्सूल लेकर गेट पर खड़ा है और तभी पीछे अंधेरे में से ली को कोई वापस स्टोरेज रूम में खींच लेता है और उसे जान से मारकर कैप्सूल को वेंटिलेशन डक्ट से लेकर भाग जाता है। अब डॉक्टर सांग जल्दी से सभी क्रू को बुलाती है और जो भी उसने देखा सारी बात कैप्टन को बताती है, मगर इन्वेस्टिगेशन के बाद कैप्टन सांग से पूछता है कि आखिर तुम स्टोरेज रूम को छोड़कर कहाँ गई थी। सांग कहती कि मैं बस एरिया की छानबीन कर रही थी। अब ये सब बातचीत चली रही होती है कि कुछ लोगों को छोड़कर बाकी लोग कमांड सेंटर में चले जाते हैं। कमांड सेंटर में सो चैन की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो ढेर सारी पानी की उल्टियाँ करता है। किम सुन जल्दी से डॉक्टर होंग को बुलाता है। डॉक्टर होंग भागते हुए जल्दी से सो चैन के पास आती है और प्रॉपर सूट पहनने के बाद सो चैन को उठाकर एक रूम में ले जाती है। सो चैन की पानी की उल्टियाँ बंद ही नहीं हो रही थी और वो अपनी बॉडी से इतना पानी निकालता है कि जितना पानी इंसान की बॉडी में होता भी नहीं है और ट्रीटमेंट के दौरान सो चैन की मौत हो जाती है। फिर कैप्टन समेत वहाँ सारे लोग पहुँचते हैं और चीफ गोंग रूम में जाने की जिद करता है क्योंकि सो चैन असल में उसका छोटा भाई है, मगर कोई भी उसे रूम में नहीं जाने देता क्योंकि सो चैन की मौत किस वजह से हुई ये अभी भी राज है। अब चीफ गोंग से सो चैन की पोस्टमार्टम के लिए परमिशन ली जाती है और फिर डॉक्टर सांग और डॉक्टर होंग मिलकर पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर सो चैन को क्या हुआ था। अब कैप्टन बाकी सबको इकट्ठा करता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि यहाँ की सिचुएशन खराब होती जा रही है, मगर हमें अपने आप को संभालना होगा। फिर
कैप्टन चीफ गोंग और E2 को शाफ्ट को चेक करने भेजता है ताकि वो कातिल को ढूंढ सके, और रियो और सुन को वापस पृथ्वी से संपर्क करने को कहता है ताकि वो बैकअप टीम बुला सके। फिर सभी लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं और हम देखते हैं कि जब डॉक्टर होंग पोस्टमार्टम कर रही होती है तो डॉक्टर सांग रूम के बाहर सिस्टम पर कुछ सीक्रेट डेटा को खोलने की कोशिश करती है, मगर कुछ हाथ नहीं लगता क्योंकि सभी डेटा पर एक क्लास सिक्योरिटी लगी हुई है। और फिर डॉक्टर सांग दोबारा किसी बहाने से डेटा सेंटर ढूंढने चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन और चीफ वेंटिलेशन डक्ट के अंदर उस घुसपैठिए को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और डक्ट के अंदर ने जगह जगह पर चौक से आंख बना हुआ दिखता है, जिससे पता चलता है कि वो घुसपैठिए यहाँ सालों से हैं। तभी चीफ को मशीन पर एक बायो सिग्नल दिखता है और वो बहुत तेजी से भागता हुआ उन्हीं की तरफ आ रहा होता है। चीफ और कैप्टन गन तैयार करके उसे मारने के लिए रेडी हो जाते हैं, मगर वो बायो सिग्नल उनकी तरफ आता है और गुजर जाता है और किसी को उन्हें कुछ भी नहीं दिखता, क्योंकि असल में वो जो भी था वो डक्ट के अंदर से नहीं डक्ट के ऊपर से भाग रहा था। फिर हम डॉक्टर सांग को देखते हैं जो कि फिर से डेटा सेंटर को ढूंढने में नाकाम रही। फिर वो कुछ मरे हुए लोगों के सैंपल्स को लेकर वापस डॉक्टर होंग के पास आ जाती है। डॉक्टर होंग ने सुचैन का पोस्टमार्टम कर लिया है और रिजल्ट वही सेम है। सुचैन की मौत डूबने से हुई है, मगर वो बाहर से नहीं अंदर की ओर से डूबा है। मतलब पानी उसकी बॉडी में इतना ज्यादा भर गया था कि वो सुचैन के लंग्स में भर गया और सांस न ले पाने के कारण वो मर गया। अब डॉक्टर सॉन्ग और डॉक्टर वोंग सुचैन के खून सैंपल्स को चेक करती हैं और उसके खून में उन्हें कोई टॉक्सिक एलिमेंट नहीं मिलता जिससे इंसान की मौत हो सके। उन्हें खून में कुछ मिलता है तो वो है बस क्रिस्टल क्लियर पानी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन और बाकी खोजी क्रू वापस कमांड सेंटर में आ जाते हैं और पता चलता है कि अभी भी पृथ्वी से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। रियू और सुन कहती हैं कि उन्होंने सिस्टम को चेक कर लिया है, मगर सॉफ्टवेयर में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, क्योंकि शायद दिक्कत हार्डवेयर में है। अब हार्डवेयर को ठीक करने में एक समस्या है, क्योंकि कम्युनिकेशन हार्डवेयर पैनल्स कई फ्लोर्स नीचे लगे हुए हैं और जब रियू कम्युनिकेशन सिस्टम को ओवरराइड करेगा तभी 1 मिनट के अंदर किसी को उस हार्डवेयर पैनल को नए वाले पैनल से रिप्लेस करना होगा। इस पर कैप्टन कहता है कि फिर इसमें दिक्कत क्या है। रियू बताता है कि वहाँ तक जाने वाली लिफ्ट अब तक काम नहीं कर रही है, इसीलिए वहाँ पहुँचना मुश्किल है। फिर कैप्टन कहता है कि मैं रस्सी से लटक कर वहाँ जाऊंगा, तुम बस उसे ओवरराइड करने की तैयारी करो। अब जब कैप्टन स्टेशन से बाहर जाने की तैयारी कर रहा होता है तो उसके पास डॉक्टर सांग आती है और बताती है कि जब उस अननोन शख्स ने को पायलट को मारा था तब मैं भी उसके काफी करीब गई थी, मगर उसने मुझ पर हमला नहीं किया। इस पर कैप्टन पूछता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। तब सांग कहती है कि मुझे लगता है कि वो कोई किलर नहीं है, असल में वो एक सर्वाइवर है जो कि यहाँ 5 सालों से फंसा हुआ है। कैप्टन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 5 साल तक लिमिटेड सोर्सेस के साथ यहाँ सर्वाइव करना नामुमकिन है। ये कहकर कैप्टन वहाँ से चला जाता है और फिर कैप्टन और चीफ स्टेशन से बाहर जाते हैं कम्युनिकेशन हार्डवेयर रिप्लेस करने के लिए। अब सीन चेंज होता है और हम कुछ मिनटों के लिए कैप्टन की बैक स्टोरी को देखते हैं और ये देखकर हमें पता चलता है कि असल में कैप्टन इस रिस्की मिशन पर इसीलिए आया है क्योंकि उसकी बेटी लो क्वालिटी वाटर की वजह से बहुत ही ज्यादा बीमार है और कैप्टन को ऑफर मिला है कि अगर वो इस मिशन को पूरा करेगा तो उसकी फैमिली के लिए वाटर क्वालिटी ग्रेड बढ़ा दी जाएगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम वापस डॉक्टर वोंग और सॉन्ग को देखते हैं। दोनों अब इस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं कि असल में ये जो पानी सुचैन की बॉडी से निकला है वो बहुत हद तक पृथ्वी के पानी जैसा ही है, बस इसकी कुछ खासियत है जो इसे पृथ्वी के पानी से थोड़ा अलग बनाती है, जैसे कि इसका द्रव्यमान और घनत्व। इस पानी में कोई सूक्ष्म जीव भी नहीं है, इसीलिए इसे डिस्टिल्ड वाटर भी कहा जा सकता है। आगे हम देखते हैं कि कैप्टन स्टेशन के बाहर रस्सी बांधकर नीचे कम्युनिकेशन पैनल की ओर जा रहा होता है और तभी उसे महसूस होता है कि नीचे से कुछ आ रहा है। दरअसल जो लिफ्ट 5 सालों से नहीं चली वो अपने आप बहुत तेजी से ऊपर की ओर जाने लगती है। तब जल्दी से कैप्टन अपने आप को लिफ्ट के रास्ते से साइड करता है और तभी वो लिफ्ट ऊपर जाकर इतनी तेजी से टकराती है कि वो खुद टूटकर नीचे गिर जाती है। अब इस अफरा तफरी में कैप्टन को कुछ चोट आ जाती है और उनके सूट में भी कुछ दिक्कत आने लगती है, जिससे सूट का ऑक्सीजन बहुत तेजी से गिरने लगता है। अब कम ऑक्सीजन के बावजूद कैप्टन नीचे जाता है और अपने काम को अंजाम देता है, मगर आखिर में लो ऑक्सीजन के कारण वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। फिर जब कैप्टन की आंख खुलती है तो वो स्टेशन में अंदर होता है, क्योंकि उसके बेहोश होने के बाद चीफ नीचे जाता है और कैप्टन को रिकवर करके स्टेशन के अंदर ले आता है। फिर हम सांग और वोंग को देखते हैं और उनकी सुई अभी भी सुचैन की बॉडी से निकले पानी पर अटकी हुई है। वो दोनों उस पानी के डेटा को पृथ्वी पर मौजूद सारे वायरस के डेटा से मिला लेती है, मगर कोई भी वायरस इससे मैच नहीं करता। फिर हम देखते हैं कि कैप्टन रियू सुन के पास आता है और कम्युनिकेशन की अपडेट मांगता है। रियू बताता है कि हार्डवेयर चेंज के बाद कम्युनिकेशन डिवाइस अच्छे से रिबूट हो गया, मगर अभी भी वो पृथ्वी से संपर्क नहीं बना पा रहा है। कैप्टन पूछता है कि इसका क्या मतलब है। रियू कहता है कि शायद सिस्टम में कुछ ऐसे एरर्स हैं जो वो खुद डिटेक्ट नहीं कर पा रहे और फिलहाल इस कंडीशन में हम कुछ भी नहीं कर सकते।
अभी पृथ्वी से कांटेक्ट कर पाना नामुमकिन है। तभी कैप्टन को सिस्टम पर एक रिसीविंग सिग्नल शो होता है, मगर वो सिग्नल इस स्टेशन के सिस्टम में नहीं बल्कि स्टोरेज 3 में जा रहा होता है। सभी लोग स्टोरेज 3 में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ ली की पॉकेट में पुराना सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस है, जिससे उन सबको पता चलता है कि ली असल में RX का मेंबर है और वो यहाँ सिर्फ रिसर्च को चुराने आया था, मगर वो अनफॉर्चुनेटली मारा गया। कैप्टन रियो को वो डिवाइस देता है और पूछता है कि क्या तुम इससे कुछ कर सकते हो। रियो कहता है कि हाँ, अब हम इस डिवाइस की मदद से पृथ्वी से संपर्क कर सकते हैं। फिर कैप्टन उसे डायरेक्टर चोई से बात करवाने के लिए कहता है। अब कांटेक्ट होने के बाद हम देखते हैं कि कैप्टन चोई से पूछता है कि आपने लास्ट मूवमेंट पर को पायलट को क्यों बदला। चोई कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं। तब कैप्टन बताता है कि को पायलट ली एक RX मेंबर निकला, जिसे यहाँ एक घुसपैठिए ने मार दिया। चोई कहती है कि को पायलट को बदलना अब एक जांच का विषय है, मैं इस पे जरूर गौर करूंगी। फिर कैप्टन बताता है कि आपने जो भी इस मिशन पर आने के लिए इन्फॉर्मेशन दी थी वो सब गलत निकली है, क्योंकि यहाँ कोई रेडिएशन लीकेज नहीं है और जो उन्हें एक लौता सैंपल मिला था वो भी घुसपैठिया ले गया। फिर चोई कैप्टन को ब्लैकमेल करती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी की कंडीशन को जानती हूँ, इसीलिए तुम बस उस घुसपैठिए को पकड़ो, उससे वो सैंपल लो और मिशन को पूरा करो। अब अपनी बेटी की बात आते ही कैप्टन चोई को कुछ नहीं कह पाता। इसके बाद हम डॉक्टर सॉन्ग और वोंग को देखते हैं और यहाँ डॉक्टर सॉन्ग के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो एक सुई से अपनी उंगली में पिन करती है और अपनी एक बूंद खून को उस एक बूंद पानी पर डाल देती है। इसके बाद देखते ही देखते सेकंड्स में 1 से 2 से 4 और तुरंत वो पानी की एक बूंद सैकड़ों बूंदों में विभाजित हो जाती है, जब तक डॉक्टर वोंग उसे जमा नहीं देती। इसके बाद सॉन्ग और वोंग भागते हुए क्रू मेंबर्स के पास आती है और उन्होंने जो भी पता लगाया वो सबको बताती है। डॉक्टर सॉन्ग कैप्टन से कहती है कि आपको पता था कि हम यहाँ क्या खोजने आए हैं। इस पर कैप्टन बताता है कि हाँ, मुझे पता था कि वो सैंपल असल में लूनर वाटर है, मगर मुझे ये नहीं पता था कि उसका रिसर्च अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। डॉक्टर सॉन्ग बताती है कि देखने में तो ये पानी बहुत अच्छा लग रहा है, मगर अभी इसे कंट्रोल करने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है। ये बहुत तेजी से विभाजित होता है और जिंदा शरीर में वायरस की तरह बढ़ता है। फिर कैप्टन कहता है कि सोचो क्या हो कि अगर हम इसे कंट्रोल कर पाए, हम पूरी पृथ्वी को वापस पहले जैसा कर सकते हैं, इससे करोड़ों लोगों की जान बच जाएगी। अब यहाँ डॉक्टर सॉन्ग रिवील करती है कि मेरी बहन भी ऐसा ही सोचती थी और 5 साल पहले उसकी मौत इसी स्टेशन पर हुई थी, क्योंकि वो भी तुम जो कह रहे हो यही करना चाहती थी। मगर मैं इतना जानती हूँ कि फिलहाल लूनर वाटर को कंट्रोल करना आसान नहीं है। इसके बाद डॉक्टर सांग कैप्टन को एक रूम के पास ले जाती है जिसमें लेवल 1 सिक्योरिटी लगी हुई है और सांग बताती है कि ये इस स्टेशन का डेटा रूम है और वो कैप्टन से रिक्वेस्ट करती है कि अगर हम उस खतरनाक चीज को पृथ्वी पर ले जा रहे हैं तो उससे पहले हमें उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा रिसर्च डेटा को जरूर देखना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में हमें पछताना पड़े। अब डॉक्टर सांग की इस बात से कैप्टन कन्विंस हो जाता है और वो डेटा रूम को अनलॉक करता है। फिर जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि डेटा रूम तो बहुत बड़ा है और वहाँ उन्हें जमीन में एक चैम्बर दिखता है। इसे खोलने पर वो देखते हैं कि उस चैम्बर में बहुत सारे पेड़ पौधे उगे हुए हैं और ये देखकर वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि चांद की सतह पर इतने सारे पौधों को उगाना एक चमत्कार है। अब आगे हम देखते हैं कि कैप्टन पूरी टीम को डेटा रूम में बुलाता है और फिर वो सब एक एक करके उस टनल के जरिए नीचे गहराई में जाते हैं। अंदर जाने पर वो सब देखते हैं कि जिस जगह फिलहाल वो सब है वो एरिया मैप पर नहीं दिख रहा, जिससे ये पता चलता है कि स्टेशन के इस एरिया को या तो डिजिटल मैप से डिलीट किया गया है या इसे सीक्रेटली बाद में बनाया गया है। नीचे गलियारे से आगे जाने पर उन लोगों को एक रूम मिलता है जिसमें हजारों की तादाद में लूनर वाटर के सैंपल्स को छुपा कर रखा गया है। तभी उन सबकी नजर एक सैंपल पर पड़ती है जो कि टूट गया है और उस सैंपल को पेड़ पौधों की जड़ों ने जकड़ रखा है। तब उन्हें ये पता चलता है कि दरअसल यहाँ सारे पेड़ पौधे इतने बड़े इसीलिए हो पाए क्योंकि इन्हें लूनर वाटर की वजह से कभी पानी की कमी नहीं हुई और ऑक्सीजन तो इन पेड़ों ने खुद ही प्रोड्यूस कर लिया। एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ एक अलग ही इकोसिस्टम है। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग मिलकर ढेर सारे सैंपल्स को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, मगर जो क्रू मेंबर्स रूम से बाहर खड़े होते हैं उन पर एक अनजान शख्स हमला कर देता है और एक क्रू मेंबर्स के हाथ को उखाड़कर लूनर वाटर के एक सैंपल को छीन लेता है। कैप्टन रूम के बाहर जाकर उस शख्स को मारने की कोशिश करता है, मगर जब वो देखता है कि ये तो कोई इंसान का बच्चा है तो वो उस पर गोली नहीं चला पाता। मगर मौका पाते ही पायलट सुन उस पर गोली चला देता है और उस शख्स को सैंपल छोड़कर भागना पड़ता है। जब वो शख्स भाग रहा होता है तो कैप्टन देखता है कि असल में वो कोई लड़का नहीं एक लड़की है जो कि अभी छोटी है, मगर उसकी बॉडी में कुछ म्यूटेशन हो चुके हैं जिसकी वजह से वो बहुत तेज है और उसके गले में मछली की तरह गलफड़े हैं। उस लड़की के भागने के बाद डॉक्टर सांग देखती है कि लूनर वाटर का वो सैंपल जो वो लड़की फेंक कर भागी थी वो टूट गया है और उसमें से निकला हुआ पानी इवन की बॉडी से जाकर मिल जाता है और देखते ही देखते लूनर वाटर ब्लड के संपर्क में आने के बाद बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। अब सभी क्रू को अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ता है और भागने की जल्दबाजी में क्रू स्टोरेज रूम में सैंपल्स का बस एक ही बॉक्स बाहर ला पाता है जिसमें बस 6 लूनर सैंपल्स हैं। डेटा रूम में आने के बाद क्रू देखता है कि
जब वो लड़की वहाँ से भागी थी तो उसने E2 को भी जख्मी कर दिया है, जिससे उसकी पसलियां टूट गई हैं और वो बेहोश हो गया है। अब E2 को जल्दी से मेडिकल रूम में लाया जाता है और उसकी चेस्ट में छेद करके डॉक्टर सांग उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देती है। इसमें E2 का काफी ब्लड बाहर आ जाता है और ब्लड डोनेट करने के लिए रियो सामने आता है, क्योंकि उसके अलावा E2 का ब्लड किसी और से मैच नहीं करता। अब ये सब होने के बाद बाकी क्रू मेंबर्स रूम के बाहर मीटिंग करते हैं और इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि वो बच्ची ऐसे ही नहीं यहाँ पहुंची है, उसे 5 साल पहले यहाँ लाया होगा और हादसे के बाद वो इकलौती यहाँ बची होगी। अब हम ये कह सकते हैं कि वो एक सर्वाइवर है और म्यूटेशन के बाद उसे भी लूनर वाटर की जरूरत है जिंदा रहने के लिए, इसीलिए वो बार बार हमारा पीछा कर रही है ताकि हमारे थ्रू वो लूनर वाटर तक पहुँच सके। अब आगे हम देखते हैं कि कैप्टन, चीफ और सुन उस लड़की को खोजने वेंटिलेशन डक्ट में दोबारा चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद कैप्टन अलग रास्ते पर, चीफ और सुन अलग रास्ते पर जाते हैं और बहुत घूमने के बाद वो तीनों एक ही जगह पर पहुंच जाते हैं, जिससे पता चलता है कि ये सब डक्ट एक ही जगह पर आकर मिलती है और ये एक भूल भुलैया की तरह है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर सांग और डॉक्टर वांग मिलकर डाटा सेंटर में से लूनर वाटर रिसर्च का डाटा ढूंढने की कोशिश कर रही है, मगर यहाँ भी डॉक्टर सांग को निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि सारा डाटा चेक करने के बाद उन्हें पता चलता है कि डाटा सेंटर में से लूनर वाटर रिसर्च डाटा को डिलीट कर दिया गया है, मगर इसे किसने डिलीट किया ये एक राज है। अब डॉक्टर सांग और डॉक्टर वांग वापस मेडिकल रूम में आती हैं और देखती हैं कि रियो ने सारे कैप्सूल को बाहर निकाल रखा है और उसे एक बॉक्स में पैक कर रहा है। डॉक्टर सांग पूछती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इस पर रियो कहता है कि मैं बस उस खतरनाक लड़की से इसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर असल में वो झूठ बोल रहा है। सच्चाई ये है कि रियो भी RX से जुड़ा हुआ है और वो किसी तरह सैंपल्स को चोरी करना चाहता है। दोनों के बीच ये बातचीत चल ही रही होती है, तभी वहाँ वो लड़की आ जाती है। रियो उसे देखते ही शूट करने के लिए रेडी हो जाता है, मगर डॉक्टर सांग उसे रोक लेती है और डॉक्टर वांग बाकी क्रू मेंबर्स को मेडिकल रूम में बुला लेती है, मगर रियो अपने आप को रोक नहीं पाता और गोली चला देता है, मगर वो लड़की स्पीड में इतनी तेज होती है कि कोई भी गोली उसे छू नहीं पाती और वो रियो को मारकर गिरा देती है। तभी हम देखते हैं कि बाकी लोग भी वहाँ आ जाते हैं और डॉक्टर सांग सभी को गोली चलाने से मना कर देती है। फिर सांग बड़े आराम से उस लड़की के पास जाती है और उसे एक लूनर वाटर का कैप्सूल देती है ताकि वो उस लड़की का विश्वास जीत सके। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर सांग उस लड़की को कैप्सूल दे देती है और जैसे ही वो लड़की कैप्सूल लेकर भागने वाली होती है तभी रियो उठ जाता है और उसे एक गोली मार देता है। गोली लड़की की बॉडी को पार करते हुए कैप्सूल में जाके लगती है, इससे कैप्सूल नष्ट हो जाता है और वो लड़की वहीं गिरकर छटपटाने लगती है। मगर सभी लोग नोटिस करते हैं कि उस लड़की की बॉडी में बुलेट से जो छेद बना है वो कुछ सेकंड्स बाद वापस ठीक हो जाता है और लड़की की होश में आते ही वो वहाँ से भाग जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि ये सब होने के बाद कैप्टन रिसोर्स ग्रुप ऑफ एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ किम को सीक्रेट कॉल करता है और लूनर प्रोजेक्ट के बारे में और जानने की कोशिश करता है। किम कहते हैं कि फिलहाल तो मैं बस तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ कि अगर तुम मामले की गंभीरता को जानना चाहते हो तो डॉक्टर सांग के साथ बने रहो। यह कहकर किम ऑफलाइन हो जाता है। अब सभी लोग मिलकर उस लड़की को पकड़ने के लिए एक ट्रैप बनाते हैं और उसे जिंदा पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही इकलौती इंसान है जिस पर लूनर वाटर का जानलेवा रिएक्शन नहीं है और अगर वो सब उस लड़की को जिंदा पकड़ लेंगे तो लूनर वाटर को कंट्रोल करने का राज भी उनके सामने आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए चले जाते हैं और पीछे से रियो बचे हुए 4 कैप्सूल को पैक करता है और E2 को गोली मारकर वहाँ से भाग जाता है। फिर हम डॉक्टर सांग को देखते हैं जो कि एक कैप्सूल को लेकर गलियारे में खड़ी है और प्लान ये है कि वो एक कैप्सूल को गलियारे में रखेगी और जब वो लड़की उस कैप्सूल को लेने गलियारे में आएगी वो दोनों तरफ से गेट को बंद कर देंगे और लड़की को बेहोशी वाला इंजेक्शन मारकर उसे कब्जे में ले लेंगे। फिर हम देखते हैं कि जैसे प्लान किया गया था कैप्टन और बाकी लोग वैसा ही प्लान एग्जीक्यूट करते हैं और जब वो लड़की कैप्सूल के लालच में वहाँ आती है तो दोनों तरफ से गेट को बंद कर दिया जाता है, मगर वो लड़की इतनी तेज थी कि जब सामने वाला गेट बंद हो रहा होता है तो वो उसमें से भाग कर निकलने की कोशिश करती है, मगर आखिर में उसका पैर गेट से दब जाता है और वो दर्द के मारे रोने लगती है। फिर डॉक्टर सांग जल्दी से जाकर लड़की को पकड़ती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। इस दौरान डॉक्टर सांग लड़की की गर्दन पर देखती है और वहाँ लूना 073 लिखा है, जिससे पता चलता है कि ये लड़की असल में लूना प्रोजेक्ट का ह्यूमन एक्सपेरिमेंट है और वो इस बारे में सोच रही होती है कि तभी वो लड़की डॉक्टर सांग के हाथ में बाइट कर लेती है और तब कैप्टन वहाँ आकर लड़की को बेहोशी वाला इंजेक्शन दे देता है। अब आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर वांग मेडिकल रूम में जाती है और देखती है कि वहाँ ना तो रियो है और ना ही E2 और वो टीम से पूछती है कि क्या
क्या किसी ने उन दोनों को देखा है? क्रू बताता है कि नहीं तो वो दोनों उनके साथ नहीं है। और तभी पूरे स्टेशन में रेड लाइट अलार्म बजना शुरू हो जाता है। दरअसल रियू ने कमांड सेंटर में जाकर स्टेशन के सभी अलग अलग सेक्शंस को बंद कर दिया है ताकि सारे लोग अपनी अपनी जगह फंसे रह जाएं और RX की टीम के आते ही वो यहाँ से निकल जाए। ये सब चल ही रहा होता है कि तभी उस लड़की को होश आ जाता है और वो कैप्टन के हाथ से निकलकर वापस डक्ट में भाग जाती है और उसके पीछे पीछे डॉक्टर सांग भी डक्ट में चली जाती है। फिर वो लूना के ब्लड को ट्रेस करते हुए एक कमरे में पहुंचती है और वहाँ पड़ी फोटोज को देखकर पता चलता है कि ये उसकी बड़ी बहन सांग बोन का कमरा है। और फिर डॉक्टर सांग बेहद नरमी के साथ लूना से बिहेव करती है और उसे एक कैंडी देकर उसका विश्वास जीत लेती है। अब आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर वोंग को फ्रीजर में E2 की डेड बॉडी मिलती है और साथ में वो बचे हुए 4 लूनर सैंपल्स भी वहाँ से गायब हैं। वोंग कैप्टन को ये बात इन्फॉर्म कर देती है और उन सबको मेडिकल रूम में आने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हम सांग को देखते हैं जो कि महसूस कर रही है कि लूनर वाटर की कमी के चलते लूना की तबीयत थोड़ी खराब हो रही है। वो लूना के बिस्तर के पास जाती है और देखती है कि वहाँ एक हार्ड ड्राइव पड़ी हुई है। फिर सांग हार्ड ड्राइव को सिस्टम में लगाकर चेक करती है और उसमें उसे लूनर एक्सपेरिमेंट्स की वो सारी वीडियोस मिल जाती हैं इसे वो इतने टाइम से ढूंढ रही थी। सांग एक वीडियो चलाती है और देखती है कि पहले तो लूनर वाटर का इस्तेमाल एक फिश पर किया गया और वो फिश बहुत ही आसानी से पानी को अपने अंदर पैदा करने लगी और फिश की मौत भी नहीं हुई क्योंकि फिश तो पानी में ही जिंदा रहने के लिए बनी है। अब सीन चेंज होता है और हम सुन को देखते हैं जो कि कमांड सेंटर पहुंच चुका है। वहां आने पर वो रियू को देखता है। डॉक्टर वोंग ने रियू के सारे कारनामे उसे बता दिए थे, इसीलिए उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। मगर इस लड़ाई में सुन रियू से नहीं जीत पाता और रियू उसके पैरों में गोली मार देता है। फिर सुन गुस्से में आकर बॉक्स में से एक कैप्सूल निकालता है और रियू से कहता है कि बस इसी के लिए तुमने अपने भाइयों को धोखा दिया और फिर वो गुस्से में उस कैप्सूल को तोड़ देता है। इसके बाद रियू सुन को 2-3 गोली मारकर उसकी जान ले लेता है। अभी यहाँ पर भी वही दिक्कत शुरू हो जाती है। लूनर वाटर जैसे ही सुन की बॉडी के संपर्क में आता है वो बेहद तेजी से बढ़ने लगता है। अब सीन चेंज होता है और हम दोबारा डॉक्टर सांग को देखते हैं। डॉक्टर सांग हार्ड ड्राइव की दूसरी वीडियोस को चलाती है और देखती है कि लूनर प्रोग्राम में अवैध रूप से इंसानों पर बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे जिसमें सैकड़ों बच्चों की जाने गई और लूना 073 भी एक ऐसी ही बच्ची है जिसे पृथ्वी से यहाँ एक्सपेरिमेंट के लिए लाया गया था। मगर लूना 073 सिर्फ इकलौती इंसान है जिसकी लूनर वाटर एक्सपेरिमेंट में जान नहीं गई बल्कि उसके अंदर कुछ म्यूटेशंस हो गए। इसके चलते अब वो सिर्फ लूनर वाटर पर जिंदा रह सकती है। ये सब जानने के बाद डॉक्टर सांग के पास जो लूनर वाटर कैप्सूल है उसे वो लूना की बॉडी में इंजेक्ट कर देती है और देखते ही देखते लूना एकदम ठीक हो जाती है। इसके बाद हमें सीक्रेट स्टोरेज 4 को दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि स्टेशन के नीचे पूरे हिस्से में पानी भर चुका है। और फिर हम डॉक्टर वोंग और कैप्टन को देखते हैं जो कि डक्ट के जरिए कमांड सेंटर में पहुंचते हैं और सिस्टम को कमांड देते हैं कि वो सारे गेट्स को खोल दें। फिर इसके बाद सिस्टम सारे गेट्स को खोलता है और सीक्रेट स्टोरेज 4 में से पानी को भी निकालने की कोशिश करता है। मगर इस वक्त वह लहर स्टेशन चांद के शेडी साइड में है, इसीलिए बाहर का टेम्परेचर माइनस में है और जैसे ही पानी स्टेशन से बाहर निकलता है वो तुरंत ही पत्थर की तरह पूरा जम जाता है और साथ में डक्ट में रुका हुआ पानी भी जम जाता है। इससे डक्ट पर प्रेशर बढ़ने लगता है और जगह जगह से लीकेज होना शुरू हो जाता है। मगर फिलहाल अभी किसी को भी इसके बारे में पता नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि रियू जब भाग रहा होता है तो एक जगह कैप्टन उसे दबोच लेता है और गद्दारी के चलते वो उसे बहुत मारता है। मगर मौका पाकर रियू भी कैप्टन पर चाकू से अटैक करता है और अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। तभी वो दोनों देखते हैं कि गलियारे में बहुत तेजी से स्टोरेज 4 का पानी लीक होने लगा है और वो दोनों समझ जाते हैं कि बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। आगे हम देखते हैं कि स्टेशन के बहुत से हिस्से में पानी भरना शुरू हो चुका है और दूसरी तरफ डॉक्टर सांग, चीफ और डॉक्टर वोंग आपस में बैठकर इस बात पर डिस्कस कर रहे हैं कि ह्यूमन क्लोनिंग और ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स तो दुनिया भर में बैन है, तो सरकार इतना छुपाकर ये काम करने में कैसे कामयाब रही। अब डॉक्टर वोंग कहती है कि शायद सरकार ने 5 साल पहले रेडिएशन का बहाना करके इस स्टेशन को इसी के लिए बंद कर दिया ताकि कोई इन ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के बारे में जान न पाए। और क्योंकि बात रेडिएशन की है तो इसीलिए यहाँ कोई चेकिंग भी नहीं हुई और अब सरकार इस लूनर वाटर को इसीलिए पाना चाहती है ताकि वो पृथ्वी पर इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा कंटिन्यू कर सके। ये बातचीत चली रही होती है तभी वहाँ कैप्टन आता है और सबको बताता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। मगर तभी अचानक से डॉक्टर सांग को कुछ अजीब सा फील होता है और उसे आइडिया आता है कि शायद वो भी लूनर वाटर के संपर्क में आ चुकी है। फिर वो जल्दी से जाती है और अपने आप को एक रूम में बंद कर लेती है। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर सांग को भी बहुत सारी पानी की उल्टियाँ होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। अब कुछ टाइम बाद जब वो होश में आती है तो शॉक होती है क्योंकि उसकी मौत नहीं हुई थी। फिर डॉक्टर वोंग कहती है कि लूना ने तुम्हें जब बाइट किया था तब उस वक्त शायद उसकी बॉडी से कुछ एंटीबॉडी निकलकर तुम्हारे शरीर के खून में मिक्स हो गए होंगे, इसीलिए लूनर वाटर ने तुम्हारी बॉडी पर ओवर रिएक्ट नहीं किया। अब ये जानने के बाद लूना और लूनर वाटर की वैल्यू और ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी बचे हुए लोग किम से वीडियो कॉल पर बात करते हैं और किम बताता है कि रेस्क्यू शिप जल्दी ही उन तक पहुंचने वाला है।
तब डॉक्टर सॉन्ग किम से पूछती है कि पृथ्वी पर आने के बाद लूना का क्या होगा। किम कहता है कि लूना को सरकार ए ग्रेड सिक्योरिटी में रखेगी और जो एक्सपेरिमेंट वहाँ चल रहे थे सरकार उन्हें यहाँ भी कंटिन्यू रखेगी। तब डॉक्टर सांग कहती है कि मैं जानती हूँ ए ग्रेड सिक्योरिटी के नाम पर लूना के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट होंगे उसमें बस लूना का शोषण होगा और जिस लूनर वाटर पर आप सभी एक्सपेरिमेंट्स कंटिन्यू करने को कह रहे हैं वो अभी भी बहुत अस्थिर है, उससे पृथ्वी पर खतरा बढ़ सकता है। तब किम कहता है कि डायरेक्टर चोई की सरकार में अच्छी पकड़ है, इसीलिए उसके एक्सपेरिमेंट्स पर कोई लगाम नहीं लगा पा रहा, मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा रास्ता निकालूं कि लूना और लूनर वाटर के एक्सपेरिमेंट को कंट्रोल किया जा सके, मगर इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। ये कहकर किम ऑफलाइन हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि सारे क्रू मेंबर्स जल्दी से वहाँ से निकलते हैं और लूना उन्हें डायरेक्ट करती है कि उन्हें कहाँ से जाना चाहिए और देखते ही देखते अब सारे लोग लूनर वाटर से घिरने लगते हैं और आखिर में जब वो एक ऐसी लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां से वो बाहर निकल सकते हैं तो वहां उन्हें रियू मिल जाता है, मगर रियू अब अपने आप में नहीं है क्योंकि वो लूनर वाटर का शिकार बन चुका है। वो पहले तो सभी क्रू मेंबर्स को गन पॉइंट पर रोक लेता है, फिर हम रियू का फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें उसे बेलहर स्टेशन को बंद करने का ऑर्डर मिला है और साथ ही उसे ये ऑर्डर भी मिला है कि वहाँ से उसे किसी भी सर्वाइवर को बचाकर नहीं लाना है क्योंकि उनमें से ज्यादातर लूनर वाटर से इन्फेक्टेड हैं और अगर उन्हें बचाकर पृथ्वी पर लाया गया तो वो एक खतरा बन सकते हैं। रियू इस बात को सोच कर बहुत पछता रहा होता है कि उसने किस तरह 5 साल पहले बेलहर स्टेशन के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था। इस दौरान जब वो अपने आप से बाहर हो जाता है तो चीफ उसे गोली मार देता है और बदले में रियू भी चीफ को गोली मार देता है, इससे दोनों की मौत हो जाती है। फिर डॉक्टर वांग रियू के पास से कैप्सूल्स का बॉक्स उठाती है और सारे लोग वहाँ से निकलकर उस रूम में पहुँच जाते हैं जहाँ सबका स्पेस सूट रखा है। सूट पहनने के बाद जब गेट खोलने की बारी आती है तो कैप्टन देखता है कि रूम का गेट बाहर की तरफ से लॉक नहीं हो रहा है। अब अगर उसे इस मिशन को बचाना है तो उसे अंदर रहकर गेट बंद करना होगा। जब तक डॉक्टर सॉन्ग और वोंग को इस बारे में पता चलता है, कैप्टन बिना बताए अंदर जाकर रूम को लॉक कर सबको वहाँ से निकलने के लिए कहता है। और दोस्तों ये सीन इस सीजन का एक इमोशनल मोमेंट है, मगर मिशन की सफलता के लिए डॉक्टर सॉन्ग और वोंग बेलहर स्टेशन से बाहर भागते हैं और उनके कुछ दूर जाते ही लूनर वाटर से इस स्टेशन में एक धमाका होता है और पानी के बाहर आते ही वो तुरंत जम जाता है। अब इस धमाके के बाद लूना, डॉक्टर सॉन्ग और डॉक्टर वोंग तीनों इधर उधर बिखर जाते हैं। डॉक्टर सॉन्ग और डॉक्टर वोंग तो एक दूसरे को तुरंत ढूंढ लेते हैं मगर लूना कहीं नहीं दिखती। फिर कुछ दूर जाने के बाद डॉक्टर सॉन्ग को लूना के कदमों के निशान दिखते हैं और जब वो उसके पीछे जाती है तो देखती है कि लूना ने अपना स्पेस सूट निकाल दिया है और वो मून के एटमॉस्फेयर में बेहद आराम से सांस ले पा रही है। इसका मतलब कि लूना का म्यूटेशन इस तरह का है कि वो मून पर जिंदा रह सकती है। तभी आसमान से रेस्क्यू शिप उतरता है और तीनों को बचाकर पृथ्वी पर चला जाता है और इसी के साथ ये सीजन यही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको इस सीरीज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।